कश्तियां मौज में तूफानों में लंगर डूबे, जो बचे थे किनारों पर जाकर डूबे। मैं तो कतरा हूं तुझसे नजर मिलाता कैसे, ऐसी आंखें की समुंदर के समुंदर डूबे। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो एचएससी द्वारा पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी की सीरीज को शुरू किया था और उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा। देखो, हरियाणा में राज्यपाल की बात हुई है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में आता है कि भाई जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल। उसके बाद है हरियाणा के राज्यपाल का वेतन कितना है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद इस राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। तो पहले तो आप इन क्वेश्चनों के देंगे आंसर। तो देखो, अगर मैं बात करूं संवैधानिक प्रमुख की, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है कौन होगा, राज्यपाल होता है। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन इसको बीच में भी हटाया जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, कब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन की बात करें तो इसका वेतन होगा 3.5 लाख रुपए। और शपथ की बात करें तो जो हमारे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है, तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, भारत की मंत्री परिषद, उसी की सलाह पर नियुक्ति इसकी की जाती है। अब बात आती है हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो वो व्यक्ति हो जाएंगे बी एन चक्रवर्ती। अब देखो, बी एन चक्रवर्ती की अपन बात करें तो 1967, 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक इसका कार्यकाल रहा है। कब तक है, 10 साल। और हरियाणा के ये ऐसे राज्य, ध्यान रखेंगे, जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कार्यकाल के दौरान इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे किस राज्य से आते हैं, ये बंगाल से आते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी एन चक्रवर्ती किस राज्य से आते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात आती है कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी बने और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारी राज्यपाल की, यानी कि कुल राज्य अभी तक जो बने हैं वो 18 राज्यपाल बने हैं। और उन 18 राज्यपाल में से 2 राज्यपाल हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल होते हुए क्या रहे हैं, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो एक का नाम आएगा रणजीत सिंह नरूला। ठीक है, रणजीत सिंह नरूला का नाम ध्यान रखेंगे। और दूसरा नाम है एस एस संगवालिया। ठीक है, एस एस संगवालिया। ये 2 हमारे ऐसे राज्यपाल हैं जो हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेंगे, राज्यपाल के साथ साथ है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर रणजीत सिंह नरूला की बात करूं तो ये हरियाणा के 3रे नंबर के राज्यपाल रहे हैं। एस एस संगवालिया हरियाणा के 6ठे नंबर के राज्यपाल रहे हैं। और वर्तमान में हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं, 18वें राज्यपाल है। उसका नाम ध्यान रखेंगे क्या रहेगा, बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम रहेगा, बंडारू दत्तात्रेय। और बंडारू दत्तात्रेय कहां से आते हैं, किस प्रांत से आते हैं, तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद तेलंगाना से आते हैं। कहां से आते हैं, हैदराबाद तेलंगाना से। ठीक है, ये वर्तमान में हरियाणा के
18वें राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, तो आजकल जो एग्जाम है उसमें नंबरिंग भी पूछी जाती है, तो इसकी नंबरिंग रट लेंगे। अभी तक हरियाणा में 18 राज्यपाल बने और 18वें राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? बीएन चक्रवर्ती का। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ईख की खेती पर हसन के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे ईख की खेती क्या है, तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास है। और इसकी रचना किसने की थी? राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। अब देखो आपसे पूछे पहला हरियाणवी उपन्यास, हरियाणा का प्रथम उपन्यास, ठीक है, जो हरियाणवी भाषा में था, तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास ध्यान रखेंगे कौन सा रहेगा? वो रहेगा झाड़ू फिरी। ठीक है, और इस झाड़ू फिरी को भी किसने लिखा? इस झाड़ू फिरी को भी लिखने वाले थे राजा राम शास्त्री। ठीक है, कौन थे? राजा राम शास्त्री। उसके बाद आती है अंधा सफर, एक उपन्यास आता है अंधा सफर, इसकी रचना किसने की थी? ठीक है, एक उपन्यास आता है माटी के मोल। ठीक है, कौन सा? माटी के मोल, इसकी रचना किसने की थी? और एक उपन्यास आता है साए अपने अपने। ठीक है, साए अपने अपने। तो इसके साथ आप इस तीन को भी याद रखेंगे। देखो पढ़ने का यही तरीका है कि बार बार चीजों को रिवाइज करते चलेंगे, तभी हमारी जो चीजें हैं वो याद रहेंगी। देखो अगर अंधा सफर की बात करें तो इसके कौन है? किरसन मदहोश का नाम ध्यान रखेंगे। कौन रहेंगे? किरसन मदहोश। माटी के मोल की बात करें तो इसके कौन हो जाएंगे? जय नारायण कौशिक। ठीक है, तो यहाँ पे जय नारायण कौशिक का नाम ध्यान रखेंगे। जय नारायण कौशिक ने कौन सा उपन्यास लिखा था? माटी के मोल। साए अपने अपने की अगर मैं बात करूं तो साए अपने अपने किसके द्वारा लिखा गया था? राजकुमार निपात का नाम ध्यान रखेंगे। किसका नाम ध्यान रखेंगे? राजकुमार निपात का ध्यान रखेंगे। देखो अभी आपने कितने 5 उपन्यास देखे, तो धीरे धीरे अगर इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये हमारे याद होते चले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे ईख की खेती किसका है? राजा राम शास्त्री का है। चलिए आगे, उसके बाद है कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ठीक है, तो कृषि आधारित फूड पार्क की बात करूं, नरवाना, डबवाली और साहा, तो इसका मतलब है ये तीन जगह पे रहेगा। इसका आंसर है। अब आपसे ये पूछ सकता है किस जिले में पड़ेगा? जींद में पड़ेगा, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। नरवाना कहाँ पे? जींद में पड़ेगा। नरवाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जींद की आरक्षित सीट है। क्या है? जींद की ये सीट है विधानसभा की। इसके अलावा अगर मैं कृषि की बात करूं तो देश का सबसे ना सॉरी प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पे रहेगा? ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। के बाद बताएंगे आप हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, प्रथम कौन? बागवानी विश्वविद्यालय ये कहां पे रहेगा? ठीक है, ये कहां पे रहेगा? अब देखो अगर मैं हरियाणा के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम से, जिसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, और वर्तमान में हरियाणा एग्रीकल्चर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो इस नाम के आगे हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री जो कृषि नेता के रूप में उसकी छवि रही है, चौधरी चरण सिंह के नाम पे इसका रखा गया है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका नाम कब बदला गया? चौधरी चरण सिंह कब किया गया? तो वो 1991 में किया गया है। उसके बाद हरियाणा का प्रथम और एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है। और ध्यान रखेंगे ये विश्वविद्यालय किस नाम से है? महाराणा प्रताप के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। बागवानी विश्वविद्यालय की बात करूं तो इसकी जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? उन 2016 में किया गया था। और किसके द्वारा सॉरी किस स्थान पे ये रहेगा? तो ध्यान रखेंगे करनाल जिले के सतली नामक स्थान पे ये रहेगा। तत्कालीन भारत में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री
जिसका नाम था राधा मोहन सिंह। ठीक है, क्या नाम था? राधा मोहन सिंह। उसी के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है उर्वरक जो गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला है वो कहाँ पे रहेगी? तो इसके साथ आप किसको ध्यान रख सकते हैं? उर्वरक जांच प्रयोगशाला। और अगर मैं उर्वरक जांच प्रयोगशाला की बात करूं तो ये हरियाणा में 3 जगह पे रहेगी। कहाँ पे? एक करनाल में, दूसरी रोहतक में, और तीसरी कहाँ पे ध्यान रखेंगे? हिसार में। अब इसको याद करना बड़ा आसान है। जैसे कि आपने देखा हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, तो उर्वरक जांच प्रयोगशाला हिसार में रहेगी एक। उसके बाद आप हरियाणा का प्रथम बागवानी, एकमात्र बागवानी अंज सतनाम नाम। तो मतलब एक ऑप्शन अपना करनाल हो गया। याद एक ही रखना है, कौन सा? रोहतक को याद रखना है। ठीक है, रोहतक को याद रखना है। तो अभी हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप ध्यान से। हरियाणा संवाद पत्रिका की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, इसका जो संबंध है वो किससे रहेगा? लोक संपर्क विभाग से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा जन एवं जन सूचना, हरियाणा व लोक संपर्क विभाग की स्थापना कब हुई? ठीक है, इस विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। इसके हेड क्वार्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आती है हमारी हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। ठीक है, कौन सी? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक आती है हमारी से हरियाणा हिंदी साहित्य के अलावा एक संस्कृत अकादमी। ठीक है, कौन सी? संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी। एक आती है हरियाणा उर्दू अकादमी। ठीक है, तो उर्दू अकादमी के बारे में ध्यान रखेंगे। और एक आती है हमारी, चलो इन्हीं के बारे में आप बता देंगे। देखो, अगर आप उन बात करें किसके बारे में, हरियाणा जन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। 1976 पंचकुला। देखो, हरियाणा हिंदी साहित्य है, अगर मैं अकादमी की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ठीक है, उसकी 1976 1971। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। उसके बाद हरियाणा संस्कृत अकादमी की अपन बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। और उर्दू अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1985। ठीक है, तो अभी इनके बारे में आप ध्यान रख लेंगे। अकादमी 1985, संस्कृत अकादमी 2002, हिंदी साहित्य अकादमी 1971, हरियाणा जन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की जो स्थापना है वो 1976। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ठीक है, अब देखो पत्रिका हमारी हरिगंधा करके। ठीक है, हरिगंधा जो पत्रिका है वो किस अकादमी की पत्रिका है? ठीक है, हरिगंधा किसकी? हरि संवाद किसकी है? हरि संवाद की बात की तो ये हमने बताया लोक संपर्क विभाग है। लेकिन आपसे पूछे हरियाणा, सॉरी, हरियाणा संवाद की हमने बात की तो ये लोक संपर्क विभाग है। अगर हरिगंधा की बात की जाए तो ये किससे संबंधित होगी? साहित्य से। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसी की मासिक पत्रिका है, कौन सी? हरिगंधा के नाम से। अगर हमसे पूछे जमुना तट के नाम से तो जमुना तट किसकी हो जाएगी? ये उर्दू साहित्य की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? उर्दू साहित्य की। अगर हमारे से पूछा जाए हरि प्रभा के बारे में तो ये किस अकादमी की है? संस्कृत अकादमी की। किस अकादमी की? संस्कृत अकादमी की। कौन सी होगी? तो हरि प्रभा। ठीक है, तो ये 3 मासिक पत्रिका ध्यान रखेंगे। बहुत सारी पत्रिका है जिनको हम बारी बारी जैसे
से क्वेश्चन आएंगे तो इनका रिवीजन करते चलेंगे और नई को ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आपको सारे की सारे बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बाद है कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में किस जीव का प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो प्रजनन केंद्र की बात कर रहा है और कुरुक्षेत्र में आपको पता है कौन सा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कुछ प्रजनन केंद्र हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक आता है काला तितर के नाम से, ठीक है। काला तितर के नाम से प्रजनन केंद्र ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। एक आता है हमारा काला हिरण के नाम से, किसके नाम से, काला हिरण के नाम से प्रजनन ये हमारे हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र, किसके नाम से, चिंकारा प्रजनन केंद्र ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। उसके बाद एक आता है हमारा म्यूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, कौन सा, म्यूर एवं चिंकारा पर रहेगा। इसके अलावा एक आता है गिद्ध प्रजनन केंद्र, ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र ये कहां पर रहेगा। एक रेड जंगल के नाम से आता है, किसके नाम से, रेड जंगल फाउल के नाम से, रेड जंगल फाउल के नाम से जो प्रजनन केंद्र है ये कहां पे रहेगा। तो इन क्वेश्चनों के आप देंगे आंसर। तो देखो काला तितर प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं तो ये आता हमारे कहां पे, पीपली में, ठीक है। तो हरियाणा के पीपली यानी कि ये आपका कुरुक्षेत्र जिले में स्थित रहेगा, ठीक है। अगर काला हिरण या ब्लैक बक की बात की जाए तो ये भी हमारा कहां पे होगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। चिंकारा की बात करें तो चिंकारा कहां पे होगा, कैरू भिवानी में, ठीक है। म्यूर और चिंकारा की बात करें तो ये कहां पे स्थित होगा, झाबुआ में, ठीक है। और झाबुआ कहां पे रहेगा, रेवाड़ी जिले में। गिद्ध और प्रजनन की बात करें या रेड फाउल जंगल की बात करें तो दोनों के दोनों हमारे कहां पे रहेंगे, पिंजौर पंचकुला में। कहां पे, पिंजौर पंचकुला में। अगर फीसेंट के नाम से पूछ लिया जाए, किसके नाम से, फीसेंट तितर प्रजनन केंद्र, फीसेंट तितर प्रजनन केंद्र, ठीक है। और इसके पंचकुला में क्या होता होगा, डाउट होता होगा, को बार बार पढ़ेंगे तो ये चीजें भी हमारे रट जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रजनन केंद्र मैंने आपसे बताने की कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है बीरबारा जीव अभ्यारण्य। देखो ये संरक्षित वन क्षेत्र है बीरबारा के नाम से, ठीक है। ध्यान रखेंगे बीरबारा के नाम से संरक्षित वन क्षेत्र रहेगा। तो ये जो हमारा संरक्षित क्या रहेगा, वन्य जीव क्षेत्र, ठीक है। बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। और ये कहां पे स्थित है तो ध्यान रखेंगे जींद जिले में रहेगा। और हमारे पास हरियाणा में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं तो अगर आपसे संख्या पूछे संरक्षित क्षेत्रों की तो इनकी संख्या हमारे पास कितनी रहेगी, तो ये रहेंगे दो। एक तो जींद में और दूसरा हमारा किसके नाम से है, सरस्वती के नाम से। सरस्वती संरक्षित, सरस्वती संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। और इसके बारे में आप ध्यान रखिए कहां पे रहेगा ये, तो ये रहेगा कैथल में। कहां पे, कैथल में। और कैथल जब हमारे पास ऑप्शन में नहीं हो किसके साथ जा सकते हैं हमें, कुरुक्षेत्र के साथ है। फिर क्वेश्चन बनेगा इनकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो अगर दोनों की मैं स्थापना की बात करूं तो दोनों की ही स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। इनकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, ठीक है। तो जिले में रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पट किस खिलाड़ी का संबंध है, ठीक है। तो देखो पटौदी नगर है तो सबसे पहले बात आती है पटौदी हरियाणा में किस जिले में पड़ेगा, तो ये रहेगा हमारा गुरुग्राम जिले में। किस जिले में रहेगा, गुरुग्राम जिले में। और ध्यान रखेंगे पटौदी विधानसभा की आरक्षित सीट है। कैसी सीट है, आरक्षित सीट है। कौन सी, पटौदी। और इस पटौदी से संबंध किसका हो जाएगा, नवाब मंसूर अली। भारतीय टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान रहे हैं कौन है, नवाब मंसूर अली,
जो कि पटौदी से आते हैं। एक और व्यक्ति का नाम मेरे ध्यान आ रहा है और उसका नाम क्या होगा, जोगिंदर सिंह। ठीक है, अगर आपसे जोगिंदर का नाम पूछ ले, जोगिंदर सिंह का संबंध कहां से है, तो ये भी कहां से, पटौदी गुरुग्राम से रहेंगे और ये भी क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अनूप कुमार का संबंध कहां से है, अनूप कबड्डी के खिलाड़ी होंगे। किसके खिलाड़ी होंगे, कबड्डी के खिलाड़ी होंगे। इनका संबंध कहां से है, गुरुग्राम से। अगर हमारे से पूछ लिया जाए अयोध्या प्रसाद गोइलिया के बारे में, किसके बारे में, अयोध्या प्रसाद गोइलिया, इसका संबंध कहां से हो जाएगा, तो ये गुरुग्राम से संबंधित होंगे। उर्दू भाषा के लेखक हैं अयोध्या प्रसाद गोइलिया। से पूछ ले नाम शिवांगी सिंह का, ठीक है, सॉरी शिवानी कटारिया, शिवांगी सिंह नहीं, शिवानी कटारिया है। और शिवानी कटारिया की मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये क्या रहेंगी, ये तैराक से आती है। ठीक है, किस फील्ड में नाम कमाया है, तैराक में, गुरुग्राम से आती है। अगर हमारे से पूछ ले प्रीतम रानी शिवाच का संबंध कहां से है, किसका, प्रीतम रानी शिवाच, तो ये भी गुरुग्राम से आती है, हॉकी खेलती है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसके बारे में, गीता जुस्ती के बारे में, तो ये क्या रहेगी, एथलीट रहेगी। इसका संबंध भी कहां से होगा, तो ये भी हमारे गुरुग्राम से होगा। इसी प्रकार से कार्टूनिस्ट हुए हैं जिनका नाम है शेखर गुरेरा, वो भी कहां से आते हैं, गुरुग्राम से। इसके अलावा बात करूं तो एक और है जो अभिनेता रहे, राजकुमार राव, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे किसका नाम है, राजकुमार राव का नाम है। ये भी कहां से आते हैं, तो ये व्यक्ति भी आएंगे कहां से, गुरुग्राम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा विकास पार्टी के स्थापना किसने की, तो देखो कल क्वेश्चन को करवाया था, इससे पहले भी मैं इसको करवा चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने पहले 6 क्लास डाली हुई है, तो उसको अवश्य आप देख लीजिए, जो बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से आज तक एचएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, सारे के सारे एग्जामों का हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ये हमारी पूरे की पूरी टेस्ट सीरीज आपने देख ली, पूरे की पूरी टेस्ट सीरीज केवल और केवल अगर आपने ध्यान से इनको सुन भी लिया, तो हरियाणा जीके के 70% क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में हरियाणा सीटी ग्रुप डी में बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो हरियाणा विकास पार्टी, क्योंकि देखो इन क्वेश्चनों के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी बता के चल रहा हूं जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, तो हरियाणा विकास पार्टी की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो किसने की है, बंसीलाल की पार्टी है, समझ गए। और ध्यान रखेंगे बंसीलाल ने इसी पार्टी के दम पर 1996 में हरियाणा में सरकार बनाई थी। कब बनाई थी, 1996 में। हरियाणा में शराबबंदी कानून को लेके आने वाला भी कौन था, तो वो भी थे हमारे बंसीलाल। ठीक है, देवीलाल ने भी एक पार्टी बनाई थी, और देवीलाल की जो पार्टी है वो थी इंडियन नेशनल लोक दल। भजनलाल ने भी एक पार्टी बनाई थी, और भजनलाल की पार्टी कौन सी थी, तो इसकी हरियाणा जनहित कांग्रेस, हजका के नाम से किसकी रहेगी, भजनलाल की रहेगी। दयाल शर्मा तो हरियाणा के क्या थे, प्रथम मनोनीत सीएम, क्या थे, प्रथम मनोनीत ये क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखेंगे इसका जन्म हुआ था झज्जर जिले के बेरी गांव में 1918, और मृत्यु कब हुई थी इसके, 1993 में। ठीक है, एक देखो विकास पार्टी से हमारा जो कंफ्यूज होता है ना, वो कहां पे होता है, तो एक पार्टी थी हमारे पास हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा में एक पार्टी बनी थी, कौन सी, हरियाणा विशाल पार्टी। और ध्यान रखेंगे ये पार्टी किसकी थी, ये राव बीरेंद्र सिंह की थी, किसकी थी, राव बीरेंद्र सिंह की। और ध्यान रखेंगे यही पार्टी थी जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, क्या थी ये, हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी, समझ गए। तो यहाँ पे याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोहाना के किले का जो निर्माण है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया। देखो पेपर में ये भी पूछा, गोहाना का किला है वो कौन सी सदी में बना था,
कौन सी सदी में बना था ये? 12वीं सदी में बना था। ठीक है, कौन इसका निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश से आते थे। इसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी जो क्या नाम है, पीछे एग्जाम थे, कोई पुलिस का एग्जाम था फीमेल का, उसमें ये पूछा गया था, शायद दुर्गा शक्ति का था, कि पृथ्वीराज चौहान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को 12वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया था। और ध्यान रखेंगे किसके नाम पर इसका निर्माण करवाया था? दरिया सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? दरिया सिंह के नाम पर। हरियाणा जीके में एक नाम पढ़ते हो आप, दरभंगा का नाम। किसका नाम है? दरभंगा का नाम है। और ध्यान रखेंगे दरभंगा ने क्या किया था? तो देखो, एक स्थान था, पवित्र स्थान, जिसका नाम है ज्योतिषर कुरुक्षेत्र, जहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी ज्योतिषर में एक वृक्ष था, वट वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। और इस पेड़ के चारों ओर चबूतरा बनाने का काम किसने किया था? तो वो दरभंगा ने किया था। ज्योतिषर में कौन सा काम है? तो आप कहोगे वट वृक्ष पर, वट वृक्ष के नीचे क्या बनवाया था इसने? चबूतरे का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? चबूतरे का निर्माण। केवल और केवल ना आप वीडियो को सुनते चले जाइए, उससे ही आपको ये याद होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल आपको कंटिन्यू रहना है। अपनी जो क्लासें हैं वो बिल्कुल डेली आएंगी, शाम को 7:15 बजे आपको क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो भाई, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ पे हुआ था? पिछली क्लास में ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? हिसार में हुआ है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से संबंधित रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रत्नावली किसकी रचना है? देखो, रत्नावली की बात करूं या फिर मैं बात करूं नागानंद की, ठीक है, या फिर बात की जाए किसकी? प्रिय दर्शिका की। प्रिय दर्शिका, ठीक है। तो रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका, ये 3 नाटक हर्ष के। ठीक है, हर्ष कौन था? तो ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का प्रतापी राजा, या हमारे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हुआ है। कौन है? हर्षवर्धन राजा के साथ साथ है ये एक नाटककार भी था। इसको साहित्यिक राजा भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो रचना की दौरे प्रिय दर्शिका, इसके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने क्या लिखा था? तो आपको पता है, बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र और कौन सी कादंबरी की रचना की थी? हर्ष चरित्र और कादंबरी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रहेंगे बाण भट्ट की रचनाएं। ठीक है, किसके? बाण भट्ट की रचनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की? देखो, छोटू राम की अगर आप बात, तो सबसे पहले बात आती है इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1881 डेट इंपोर्टेंट रहेगी, ध्यान रखेंगे। और इसका जन्म कहाँ पे होता है? इसका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में। ठीक है, गढ़ी सांपला रोहतक में इसका जन्म हुआ था। अगर सर छोटू राम की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु हुई थी कब? 1945 को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1945 में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भाई प्रदेश में, यानी कि हरियाणा में छोटू राम की सबसे, प्रदेश में छोटू राम की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ध्यान रखेंगे ये स्थापित की गई है गढ़ी सांपला में। और छोटू राम से संबंधित 3 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है कि छोटू राम का संबंध, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? रोहतक जिले में। छोटू राम के नाम से कोई भी अगर शैक्षणिक संस्थान पूछी जाए तो वो सोनीपत में रहेगी। और छोटू राम के नाम से कोई थर्मल, यानी कि जो हमारा बिजली से संबंधित कोई विभाग पूछा जाए तो वो कहाँ पे रहेगा? थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज और आपको पता है कि सर छोटू राम को कौन सी उपाधि मिली थी? सर की उपाधि। और सर छोटू राम को उपाधि कौन सी मिली थी? राय बहादुर की उपाधि। देखो, सर की उपाधि इसको कब मिली? डेट से क्वेश्चन बन सकता है। 1937 को मिली थी। और राय बहादुर की उपाधि 10 साल पहले 1927। और ये उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों के द्वारा इसको ये उपाधि
दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पे रहेगा? देखो शेख चिल्ली के मकबरे की बात करूं तो ये हरियाणा में थानेसर में रहेगा। वो शेख चिल्ली का ही मकबरा है जिसको हरियाणा का ताज कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताज कहा जाता है। कौन है वो है शेख चिल्ली का मकबरा। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के बेटे जिसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने करवाया था। ये शाहजहां और दारा शिकोह का गुरु था कौन है? शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली कौन थे? के सूफी संत है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत की गई थी 29 जुलाई 2016 को। ठीक है, कब की थी? 29 जुलाई 2016 को। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है किस स्थान से, ये तो हमें पता ही है, वाला से। ताजेवाला वो स्थान है जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अब देखो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। आपसे अगर पूछ ले यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? ताजेवाड़ा से। और किसके समीप से प्रवेश करती है? कलेसर के समीप से प्रवेश करती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो ताजेवाला बैराज है ये कब बनाया गया था? ताजेवाड़ा बैराज है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1873 में निर्माण किया था। अब पश्चिमी यमुना नहर की बात करें तो आपको पता होगा कि जो ताजेवाड़ा बैराज है इससे दो नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? तो दो नहरें निकाली गई। एक को तो हम जानते हैं पश्चिमी यमुना नहर के नाम से, और दूसरी को हम जानते हैं किसके नाम से? पूर्वी यमुना नहर के नाम से। और जो पूर्वी यमुना नहर है इससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर से कहां पे सिंचाई की जाती है? हरियाणा में सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब देखो जो पश्चिमी यमुना नहर है इसको और पूर्वी यमुना नहर को ताजेवाड़ा से जोड़ने का काम हुआ था। तो हुई थी 1879 में। दो डेटे आते हैं, आपसे पूछे नहर कब निकाली गई? 1879। और ताजेवाड़ा बैराज कब बना था? 1873। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बात करें भाई सबसे पहले पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने किया था? ये जो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की है इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? अगर मैं सर्वप्रथम निर्माण की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसका सर्वप्रथम निर्माण किया गया था 12वीं सदी में, और उस शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पश्चिमी यमुना है जिसको हम मुगल वाली नहर के नाम जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले भाई पश्चिमी यमुना नहर का जो दूसरा नाम है वो क्या रहेगा? दूसरा नाम रहेगा मुगल वाली नहर। क्या रहेगा? मुगल वाली नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आगे कि भाई इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखेंगे एक शासक थे 1335 ईस्वी में, और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। इसी ने 1750 ईस्वी में किसके कारण? अवसादन के कारण क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो 1750 में अवसादन के कारण नहर को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में 1817 में इसके बारे में सोचा, और 33 में इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया। और 1873 में जो ताजेवाड़ा बैराज वो बना, और 1879 में नहर को क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ जो पश्चिमी यमुना नहर है इससे किस जिले में सिंचाई नहीं की जाती? और जब क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी यमुना नहर से किन जिलों में सिंचाई की जाती है। तो देखो पश्चिमी बात हो रही है, और अगर आपको ये पता है कि यमुना नहर हरियाणा के कितने जिलों से निकलती है तो क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि भाई जो हमारी यमुना नदी है वो हरियाणा के 6 जिलों से निकलती है। कौन कौन से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ठीक है, बीच में जो इलाका पड़ेगा वो दिल्ली का,
और हम नहर की अगर बात करें तो ये 4 जिले आप सीक्वेंस में याद रख सकते हो। कौन कौन से? तो आप सबसे पहले यमुनानगर जिले का है वो यमुनानगर। उसके बाद आप करनाल जिले का नाम ध्यान रखेंगे, पानीपत और सोनीपत, ठीक है। फिर आगे दिल्ली आ जाएगा तो इसको वापस मोड़ दिया जाएगा किधर है? तो एक जिला आएगा हमारा रोहतक और दूसरा क्या आएगा? जींद। तो ये जो 6 जिले हैं यहीं पे रहेगी नहर, तो ये रहेगी पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। तो ये आप इस नहर के बारे में ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ली जाए कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 325 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 325 किलोमीटर। फिर पश्चिमी यमुना नहर से बहुत सारी ब्रांचें निकाली गई हैं, ठीक है। और ब्रांचों सहित इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3226 किलोमीटर, ठीक है। ब्रांचों सहित अगर आपसे लंबाई पूछ ले, किस सहित? ब्रांचों सहित लंबाई 3226। और केवल पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई पूछे तो 325। और ब्रांचें कितनी निकाली गई हैं? 4 ब्रांचें। कौन कौन सी? आप ध्यान रखिए कौन सी ब्रांच का नाम है? सिरसा ब्रांच का नाम। ब्रांच एक तो हो गई सिरसा ब्रांच, उसके बाद एक हो गई हांसी बुटाना ब्रांच, उसके बाद सुंदर ब्रांच, ठीक है। कौन सी आती है? सुंदर ब्रांच, ठीक है। मुणक ब्रांच इसी को दिल्ली की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर कभी क्वेश्चन आएगा तो इसको और डीप में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।